पायल और पारुल दोनों सड़क किनारे लगे हुए भंडारे में खाना खा रही थी। पायल अपना खाना खा चुकी थी और पारुल अभी भी खाए जा रही थी। उसने अब तक 8 पूड़ियां खा ली थी। सब लोग पारुल की तरफ देखे ही जा रहे थे। देख देख, वो मोटी कितना सारा खाना खा रही है। इसका नाम पारुल है। वो मेरे मोहल्ले की लड़की है। तुम्हें पता है, कोई भी उसे अपने घर पर नहीं बुलाता क्योंकि वो इतना सारा खाना खाती है। वो लड़का अपने दोनों हाथ खोल कर बताता है कि पारुल इतना सारा खाना खाती है। बाकी सभी बच्चे उसके इस तरह इशारा करने पर हंस पड़ते हैं कि वो सब लोग उनका मजाक बना रहे हैं। पर वो पारुल से कहती है, पारुल, बहुत हो गया, अब क्या पूरा भंडारा तू अकेले खा जाएगी? अभी मैंने खाया ही कहाँ है, अभी तो मेरी भूख भी शांत नहीं हुई। तुम चली जाओ यहाँ से, हर समय मुझे टोकती रहती हो, खाना भी ढंग से नहीं खाने देती। पायल गुस्से में उसे वहीं छोड़कर घर आ जाती है। पायल और पारुल दोनों जुड़वा बहनें थीं। पायल जहाँ पतली थी, पारुल वहीं बहुत मोटी थी। पारुल को जब भी कोई खाने का सामान दिखता, वो उसे तुरंत खा लेती। उसकी इस आदत से उसकी माँ बाबा परेशान थे। उनके बाबा रिक्शा चलाते थे और ज्यादा कमाई नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य भी नहीं थी। जितना सारा परिवार अकेले खाना खाता, उतना पारुल अकेले खा लेती थी। पायल को अकेला आया हुआ देखकर उसकी माँ, पारुल कहाँ है? आप लोगों की बेइज्जती करा रही है रोड पर खड़ी होकर। अब तक इतना सारा भंडारे का खाना खा चुकी है। सब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, पर उसे तो खाना खाने से मतलब है। ये तू कैसे बात कर रही है? वो तेरी बहन है, कम से कम तू तो बाहर जैसे वाले लोगों की तरह मत बोल। थोड़ी ही देर में पारुल के बाबा उसे हाथ पकड़कर घर खींचते हुए लाते हैं। खाना खाते समय भूल जाती है कि तू इंसान है या जानवर। हाँ, सुन रही हो? तुम्हारी बेटी इतना सारा खाना खाकर आई है भंडारे में कि भंडारे वाले ने मुझे बोला, भाई साहब अपनी बेटी को ले जाओ। पारुल रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। अभी दोनों बहनों की उम्र 12 साल थी और वो पास ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। दोपहर को वहां पर मिलने वाले खाने में पारुल का पेट नहीं भरता था, इसलिए उसकी माँ उसकी 4 रोटियां रोज बनाकर देती थी। और जब दोनों बहनें 18 साल की हुईं, तब पारुल का वजन 130 किलो हो गया और वो दोनों बहनों का पढ़ाई का दूसरा साल चल रहा था। वो एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी। पायल पारुल से दूरी बनाकर रखने लगी। पायल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इतनी मोटी लड़की की बहन कहे, पर कुछ लोगों को उनका पता था कि पारुल पायल की बहन है। वो पायल से कहती है, यार पायल, तू अपनी बहन को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मुझे तो लगता है वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? जो करना है वो पारुल को करना है। खाने छोड़ने के नाम से ही उसे रोना आ जाता है। तुम्हें पता है, वो 8-10 रोटी एक टाइम में खा जाती है। ये तो बहुत गलत बात है। क्या तुमने कभी पारुल से पूछा है कि वो इतना खाना क्यों खाती है और पतले होने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये कैसा सवाल है कि वो इतना क्यों खाती है? भाई, उसे भूख लगती है इसलिए खाती है। देखो, अगर वो इतना खाना खाती है तो लगता है उसे कोई बीमारी है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को उसको दिखाओ। पायल मन ही मन सोचती है कि हम लोग इतने गरीब हैं, माँ बाबा पता नहीं किस तरह हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऊपर से इलाज का खर्चा, ना बाबा ना। उधर पारुल अपनी क्लास की लड़कियों को कैंटीन में बैठकर खाना खाते हुए देखती है, तो उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी पारुल को देखकर वहां से उठ जाते हैं। थोड़ी देर और नहीं बैठ सकती थी, मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती। कितना मन करता है, यहाँ खाने की खुशबू से मेरी भूख और दुगनी बढ़ जाती है। काश मैं अमीर होती, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, तब तो मैं ये पूरी कैंटीन का खाना खा जाती। पायल पतली थी, इसलिए दिखने में अच्छी लगती थी, लेकिन पारुल खूबसूरत थी, लेकिन बहुत मोटी थी। उन्हीं की क्लास का एक लड़का विनय जब भी पारुल को देखता, बस देखता ही रह जाता। पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की ये है, लेकिन न जाने इसने अपना क्या हाल बना लिया है। कितना खाती है ये। कोई लगातार पारुल को देख रहा है, उसे ये महसूस होता है। वो पलट के देखती है तो विनय उसे देख रहा था। वो उसके पास जाती है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम भी और लोगों की तरह देख रहे होगे ना कि कितनी मोटी है। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मैं इसीलिए नहीं देख रहा कि तुम मोटी हो।
देख रहा हूँ कि तुम पूरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हो। थोड़ा कम खाया करो यार, पतली हो जाओगी तो और भी सुंदर हो जाओगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और पारुल उसकी बात सुनकर शर्मा भी रही थी और चकरा भी रही थी। घर आते हुए पारुल पायल का हाथ पकड़कर उससे कहती है, सुन पायल, एक बात बताएगी? हाँ पूछ। ये तो मैं भी जानती हूँ कि मैं बहुत मोटी हूँ, पर क्या मैं सुंदर हूँ? ये कैसा सवाल है? अगर मैं कहूंगी कि तू सुंदर है तो क्या तू पतली हो जाएगी? तुझे बुरा नहीं लगता सब लोग तुझसे भागते हैं? तू तो कुछ करने की भी कोशिश नहीं करती। पायल की बात सुनकर पारुल चुप हो जाती है। फिर वो घर आती है तो माँ खाने के लिए पूछती है। पारुल कहती है उसे भूख नहीं है और ये सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पारुल, क्या कोई बात हुई है कॉलेज में? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मुझे खाना नहीं खाना। दोनों बहनें अपने कमरे में आ जाती हैं। पायल उससे बहुत पूछती है, लेकिन पारुल कहती है सच में उसे भूख नहीं है। कैसे बताऊं इन सब लोगों को कि मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं पड़ोसियों के घर का भी खाना खा लूं, लेकिन मैं पतला होना चाहती हूँ। आज पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। थोड़ी देर तक पारुल अपनी भूख को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन 2 घंटे बाद वो रसोई में जाकर खाना खाने लगती है और जितना भी खाना रखा था वो सब खत्म कर देती है। अपने कमरे में आकर वो जोर जोर से रोने लगती है। क्या हो गया मेरी बहन? तू रो क्यों रही है? मैंने आज कोशिश की कि मैं एक टाइम का खाना छोड़ दूं, लेकिन मैं इतना सारा खाना खा गई हूँ। मुझे रोना आ रहा है। मैं खाना क्यों नहीं छोड़ पाती? पायल, तुम्हारी तरह मैं दिखना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हों। आज पहली बार पारुल पायल के सामने इस तरह फूट फूट कर रोई थी। पायल को उस पर तरस आ जाता है। वो उसे गले लगा लेती है और उससे वादा करती है कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। अगली सुबह दोनों बहनें कॉलेज से पहले डॉक्टर के पास जाती हैं। देखिए, मैं इनको एक डाइट प्लान बनाकर दूंगी। कुछ मेहनत इन्हें खुद करनी होगी, कुछ वर्कआउट करना होगा, इवनिंग और मॉर्निंग में वॉक करना होगा और ये जल्दी पतली हो जाएंगी। ठीक है मैम, आप लिख दीजिए। और आपकी फीस कितनी हुई? 1500 रुपए। ये सुनते ही दोनों बहनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो डॉक्टर से कहती हैं कि उनके पास सिर्फ 200 रुपए हैं और डॉक्टर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। दोनों बहनें जब अस्पताल से बाहर आती हैं तो विनय उन दोनों को देख लेता है और अपनी गाड़ी रोककर उन दोनों को लिफ्ट देता है। फिर तीनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। पायल क्लास में नीचे चली जाती है और पारुल ग्राउंड में ही बैठ जाती है। विनय उसके पास आकर बोलता है, ओह सॉरी, तुम्हारी और मेरी ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन क्या तुम बीमार हो? तुम डॉक्टर के यहाँ से आई थी इसीलिए पूछ रहा हूँ। अभी तक पारुल चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके ऐसा पूछते ही वो जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, लेकिन मैं पतला होना चाहती हूँ। डॉक्टर ने 1500 रुपये फीस बताई। हम बहुत गरीब हैं, इतने सारे पैसे नहीं हैं हमारे पास। अब मैं कभी पतली नहीं हो सकती। मैं ऐसे ही दुनिया से चली जाऊंगी। मतलब तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तुम सिर्फ पतला होना चाहती हो। तो भाई इसमें रोने की क्या बात है? लो मेरा हाथ पकड़ो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें पतला बना दूंगा। तुम डॉक्टर थोड़े ही हो। मुझ पर विश्वास कर सकती हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर पतला कर दूंगा। और तो और कॉलेज के अगले साल के मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज दिलवा दूंगा। और विनय की बात सुनकर अपनी बहती हुई नाक को पोंछ पारुल खड़ी हो जाती है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं सच में ऐसा कर दिखाऊंगा। लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, जैसा मैं कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, कोई चीटिंग नहीं करोगी। ये सुनकर पारुल हाँ कह देती है और उधर पायल को क्लास में टीचर की डांट पड़ती है, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत पीछे थी। कॉलेज के बाद दोनों बहनें, तुम मोटी हो पर कम से कम पढ़ाई में तो अच्छी हो। मैं पतली हूँ लेकिन पढ़ाई में इतनी पीछे हूँ कि बस पूछो मत। अब मैंने ठान लिया है, मैं सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगी और अगले साल इस कॉलेज से सर ऊंचा करके बाहर निकलूंगी। बहुत अच्छा मेरी बहन,
मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है और मैं भी इस कॉलेज से अपना सर ऊंचा करके निकलूंगी। पारुल विनय के साथ मिलकर अपने मोटापे को कम करने लगती है और उधर पायल दिल लगाकर पढ़ाई करने लगती है। सुनो पारुल, सब कुछ भूल जाओ। कौन तुम्हें देख रहा है, कौन तुम्हें कुछ कह रहा है? तुम बस अर्जुन की तरह मछली की आंख को देखो। तुम बहुत अच्छे हो विनय, मुझे अच्छे से समझ पा रहे हो और समझा भी पा रहे हो। मैं पतली होकर दिखाऊंगी। विनय सुबह सुबह ही पारुल को लेने के लिए आ जाता। 5 बजे वो उसे लेकर जिम जाता और वहां पर उसे वर्कआउट करवाता। उसके खाने पीने के लिए चीज भी विनय ही लेकर आता और उधर पारुल दिल लगाकर नोट्स बनाती और उनको बार बार रिपीट करके याद करती। और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। पारुल को इतना ज्यादा बदला हुआ देखकर सभी लोग हैरान रह जाते थे। फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले कंपटीशन था जिसमें पारुल फर्स्ट प्राइज जीतती है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पायल ने टॉप किया है। दोनों बहनें अपने अपने कार्य में सफलता हासिल करती हैं। थैंक यू विनय, तुमने जो बोला वो कर दिखाया। ऐसा मत कहो, तुमने जो सोचा वो कर दिखाया। अब दोनों बहनें अपनी सफलता से खुश थीं। पारुल फिटनेस टीचर बन जाती है और पायल स्कूल टीचर, और दोनों के माँ बाप अपनी बेटियों की सफलता पर बहुत खुश होते हैं। गरीब भाई बहन का प्यार। मोहन और उसकी बहन गंगा रामपुर नाम के एक गांव में रहते थे। मोहन की मां तो बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी और उसके पिता रामलाल मजदूरी करते थे और दिन रात शराब के नशे में चूर रहते थे। रामलाल को अपने बच्चों से कोई लगाव नहीं था। वो अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार अपने दोनों बच्चों को मानता था और हमेशा उन्हें कोसता रहता था। एक दिन की बात है, मोहन की बहन गंगा की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। मोहन उस समय छोटा था, उसे पता नहीं था कि अब क्या करना चाहिए। उसने वहीं पास में नशे में पड़े अपने पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी देखो ना गंगा को क्या हो गया, ये कुछ बोलती नहीं। चल हट यहाँ से, सोने भी नहीं देता। और ऐसा कहकर वो मोहन को धक्का देकर दूर गिरा देता है और फिर से सो जाता है। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो भागता हुआ दवाई की दुकान पर जाता है, पर वहां जाकर देखता है कि दवाई की दुकान तो बंद थी। मोहन फिर भागता हुआ एक डॉक्टर के घर जाता है और अपनी बहन की हालत के बारे में बताता है तो डॉक्टर उसे कुछ दवाई दे देता है। मोहन भागता हुआ घर आता है और अपनी बहन को दवाई दे देता है और कुछ देर बाद गंगा को होश आ जाता है और वो अपने भैया के गले लग जाती है। फिर दोनों रोने लगते हैं। गंगा तुझे क्या हो गया था, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? मोहन भैया, वो सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था ना, और घर का सारा काम किया। पिताजी ने मुझे मारा भी। खाना क्यों नहीं खाया खाना तूने बहन, और पिताजी ने तुझे क्यों मारा? वो भैया, घर में कुछ भी नहीं था खाने के लिए, तो क्या देती पिताजी को, इसीलिए उन्होंने मुझे मारा। मोहन ये सब सुनकर अपनी बहन को गले लगा लेता है और कहता है, तू चिंता मत कर बहन, अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, कोई काम करूंगा जिससे घर में पैसा आएगा। और फिर ऐसा कहकर वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन मोहन काम की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। उसके पिताजी भी उठकर अपने काम पर चले जाते हैं और फिर शाम को मोहन घर वापस आ जाता है और अपनी बहन को आवाज देता है, गंगा, ओ गंगा, कहाँ है तू? देख तेरा भाई तेरे लिए क्या लाया है। गंगा भागते हुए आती है और कहती है, क्या लाए हो भैया, जल्दी दिखाओ। फिर मोहन के हाथ में कुछ खाने का सामान था, वो उसे अपनी बहन को देकर कहता है, ले बहन, जी भर के खा ले। आज से मैं तेरे लिए कभी खाने की कमी नहीं होने दूंगा। ये तेरे भाई का तुझसे वादा है। भैया तुम कितने अच्छे हो। वक्त इसी तरह बीतता गया और इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। मोहन और गंगा बड़े हो गए थे और उनके पिता बूढ़े। अब वो घर पर ही पड़े रहते थे और बीमार थे। मोहन ही घर का सारा खर्चा उठाता था। गंगा भी अब शादी के लायक हो गई थी। गांव वाले अब गंगा के बारे में बातें करने लगे थे। देखो तो इस बेचारे को, जवान बहन घर पर ही बैठी हुई है। अगर इसकी माँ होती तो अब तक इसकी शादी करवा देती। हाँ बसंती, पर वो बेचारा भी अकेला क्या करे, कमा कर लाए या बहन की शादी की सोचे।
इनके बाप को तो कोई होश रहता ही नहीं है, दिन भर बस नशे में ही पड़ा रहता है। मोहन उनकी ये बातें सुन लेता है और घर पहुंचकर सोचने लगता है कि उसे तो ये ख्याल ही नहीं आया कि उसे गंगा की शादी भी करनी है। गांव वालों की बात को ध्यान में रखते हुए वो गंगा के लिए लड़का ढूंढने लगता है। मोहन एक फैक्ट्री में काम करता था, वहीं उसकी मुलाकात वहां के मैनेजर से होती है। मैनेजर बहुत अच्छा इंसान था, वो मोहन को पसंद भी करता था क्योंकि मोहन पूरे मन से काम करता था। मोहन उसे देखकर सोचने लगता है कि अगर उसकी बहन गंगा की शादी मैनेजर साहब से हो जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन फिर उसे अपनी गरीबी का ख्याल आता है। वो सोचता है कि हम तो इतने गरीब हैं, कहाँ मैनेजर साहब मेरी बहन से शादी करने की सोचेंगे। हे भगवान, कोई मैनेजर साहब जैसा इंसान अगर मेरी बहन के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा हो। एक दिन की बात है, मोहन की बहन गंगा अपने भाई के लिए खाना लेकर फैक्ट्री में आती है। गंगा देखने में सुंदर थी। गंगा मोहन को ढूंढ रही थी। वहीं पास में मैनेजर साहब भी काम कर रहे थे। उनकी नजर गंगा पर पड़ती है तो वो गंगा को देखते ही रह जाते हैं। फिर गंगा वहां पर मोहन को ढूंढने लगती है। रामू काका, कैसे हो आप? ठीक हूँ गंगा बेटी, आ गई खाना लेकर। आज बड़े दिनों के बाद आई है, कहीं गई थी क्या? नहीं काका, भैया को पसंद नहीं है कि मैं उसके लिए खाना यहाँ पर लेकर आऊं, इसीलिए वो सुबह ही खाना ले आते हैं। लेकिन आज जल्दी जल्दी में वो अपना खाना ही घर पर भूल आए। कहाँ है भैया, दिखाई नहीं दे रहे? अरे बेटी, वो नए मैनेजर साहब आए हैं ना, उन्होंने ही कहीं बाहर भेजा है मोहन को। तुम उनसे ही जाकर पूछ ले। बाहर? लेकिन बाहर क्यों भेजा? मेरे भैया क्या कोई फालतू इंसान है जो यहाँ का काम भी करे और बाहर का भी? अभी जाकर पूछती हूँ। आप ही यहाँ के नए मैनेजर साहब हैं? आपने मेरे भाई को कहाँ भेजा है? अरे पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का नाम मोहन है। यहाँ बैठो, तुम्हारा भाई अभी आता ही होगा, वो जरा काम से बाहर गया है। अरे, आप मेरे भाई से कितना काम करवाते हो, फैक्ट्री के अंदर का भी और बाहर का भी। मैनेजर थोड़ा अच्छे स्वभाव का आदमी था, तो वो गंगा की इस बात पर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे, आप हंस क्यों रहे हो? क्या मैंने कोई चुटकुला सुनाया है जो आपको हंसी आ गई? इतने में मोहन भी वहां आ जाता है और गंगा को वहां से दूर ले जाकर कहता है, अरे मेरी भोली बहन, वो हमारे मैनेजर साहब हैं और तू उनसे ऐसे बात कर रही है। खैर अब तू जा, मैं शाम को आता हूँ। गंगा वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद विशाल वहां आता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, तुम्हारी बहन तो बहुत भोली है। हाँ साहब, मैंने बहुत प्यार से पाला है अपनी बहन को। मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका पिता भी। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन मोहन को फैक्ट्री में काम करते हुए देर हो जाती है तो फिर से गंगा मोहन को ढूंढती हुई वहां आ जाती है। गंगा, तू यहाँ क्यों आ गई? देख, मैं बस घर ही आ रहा था। वाह भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो कितनी देर हो गई है। एक तो आप समय से घर नहीं आए और मैं आपको देखने आई हूं तो आप मुझे ही बोल रहे हैं कि क्यों आई हो। तभी वहां पर विशाल भी आ जाता है और वो मोहन और गंगा को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए कहता है। मोहन, तुम दोनों मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। आज वैसे भी ज्यादा देर हो गई है। दोनों विशाल की गाड़ी में बैठ जाते हैं और विशाल उनको उनके घर की तरफ ले चलता है। उन दोनों को उनके घर छोड़ने के बाद विशाल भी अपने घर की तरफ चल देता है। अगले दिन सुबह जब मोहन फैक्ट्री पहुंचता है तो विशाल उसको अपने पास बुलाता है और गंगा से विवाह करने की बात रखता है। मोहन का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तो तुरंत मान गया, पर फिर वो कहता है, साहब आपको तो पता ही है, मैं नौकर आदमी हूँ और आप इतने बड़े। साहब ये रिश्ता कैसे हो सकता है? वो सब तुम छोड़ो, तुम बस अपनी बहन से बात कर लो। अगर वो राजी है तो मैं जल्दी ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अगले ही महीने मेरा शहर में तबादला हो रहा है। फिर मोहन रात को जब घर वापस आता है तो गंगा को सारी बात बता देता है। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी बातें करती है पगली? ये तो बहुत ही खुशी वाली बात है कि विशाल बाबू तुझसे शादी करना चाहते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। देख मेरी प्यारी बहन, तुझे अपने भाई की कसम है, तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। मोहन के बार बार समझाने पर गंगा मान जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है। कुछ दिनों में गंगा और विशाल की शादी हो जाती है। विशाल अब उस फैक्ट्री को छोड़कर गंगा को लेकर शहर चला गया था। मोहन खुश था कि उसकी बहन की शादी एक अच्छे आदमी से हुई।
मोहन अब घर पर अकेला था। उसके पिताजी का भी देहांत हो गया था। गंगा पिताजी के देहांत पर नहीं आ सकी। वो बाद में आती है अपने भाई से मिलने। और फिर एक दिन जब गंगा अपने भाई से मिलने आई तो अपने भाई को अकेले खाना बनाते देखकर उसे बड़ी दया आई। उसका भाई चूल्हे में खाना बना रहा था। उसका हाथ भी कभी कभी जल जाता था। गंगा से ये देखा नहीं गया। उसे रोना आ रहा था। फिर वो अपने भाई के पास आती है और अपने भाई से गले लगकर रोने लगती है। अरे गंगा, तू कब आई? देखो तो मेरी बहन को सेठानी लग रही है। भैया, तुम शादी कर लो। मैं तुम्हें अकेले नहीं देख सकती। तुम्हें कितनी मुश्किल होती होगी घर के कामों में। अरे नहीं मेरी बहन, तू मेरी चिंता छोड़, तू अपनी बता, तू खुश है ना? हाँ भैया, जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो वो कैसे खुश नहीं रह सकती। गंगा की ये बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन गंगा अपने भाई से कहती है, भैया तुम शादी कर लो ना, ऐसे अकेले कब तक रहोगे। अरे मेरे जैसे गरीब नौकर आदमी से कौन शादी करेगा? वो कर भी ले तो मेरे साथ कैसे रहेगी इस घर में जहां खुद मेरे रहने का ही कोई ढंग नहीं। वो सब तो मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। बस तुम हाँ कर दो। देखो भैया, तुमको अपनी बहन की कसम है, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की तो फिर देख लेना। हाँ। गंगा की जिद के आगे मोहन की एक नहीं चलती और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। गंगा बहुत खुश होती है और अब उसके लिए लड़की की तलाश शुरू कर देती है। गंगा गांव में घूमने निकल जाती है। थोड़ी दूर पर उसे शीला काकी मिलती हैं। तो गंगा उनसे हालचाल पूछती है और बातों बातों में शीला उसे एक लड़की के बारे में बताती है। देख बेटी गंगा, सीमा बहुत अच्छी लड़की है। सिलाई भी करती है, तेरे भाई का भी ध्यान रखेगी और 2 पैसे कमाने में उसकी मदद भी करेगी। अगर तू बोले तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ हाँ काकी, आप बात को आगे बढ़ाओ, मैं भैया को राजी कर लूंगी। गंगा वही बात अपने भाई को बता देती है। दोनों राजी हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में चट मंगनी और पट शादी। गंगा और विशाल दोनों मिलकर सारा काम संभालते हैं और मोहन की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मोहन की शादी सीमा के साथ हो जाती है। सीमा बहुत अच्छी थी। वो मोहन का बहुत ख्याल रखती थी। वो सिलाई का काम करती थी और अब मोहन को घर खर्च में भी मदद करने लगी। मोहन भी बहुत खुश था। मोहन अपनी बहन को धन्यवाद देता है। गंगा और विशाल वापस शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा भैया, आप अपना ख्याल रखना और भाभी का भी। मैं अब चलती हूँ भैया। दोनों भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो गए थे। विशाल अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं। अच्छा भैया, अपना ध्यान रखना। जल्दी वापस आना गंगा। हाँ भैया, राखी पर आऊंगी। और गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। दोनों की आंखें नम थी।